नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि जो आगामी सीटेट की परीक्षा है उसमें 30 नंबर से संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो स्कोरिंग भी होता है संस्कृत, साइको और आपका हिंदी हुआ, ये सब स्कोरिंग है जहाँ से आप जो है नंबर को अच्छा अपना मेंटेन करेंगे, अच्छा बनाएंगे। तो इसमें से 30 नंबर का जो संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित होती हूँ आप लोगों के समक्ष, जिसमें से मैंने अब तक आपको 14 प्रैक्टिस सीरीज़ दे दिया है, प्रैक्टिस सेट 14 उपलब्ध करा दिया है। और अभी जो है मतलब 14वें का ये पार्ट 2 मैं हल कराने जा रही हूँ। और यदि आपको और वीडियोस देखने हैं, जो 14 प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं, मेरे द्वारा जो दिए गए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ चैनल पर जाकर वीडियोस में जाइए। यदि सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं, आपको देखना है तो देखिए, हम अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आपको नहीं भी करना है, या आपकी इच्छा के अनुरूप है, आप स्वतंत्र है इसमें, यदि आपको लगता है करना चाहिए तो करिएगा, वरना मेरे वीडियोज़ मतलब मेरे चैनल पर जा कर के वहाँ वीडियोज़ पर जाइएगा तो आपको क्रमशः सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और सारे आप जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए हैं उसको एक एक बार फटाफट हल कर लीजिएगा। बहुत जल्दी में मैंने बहुत फास्ट, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सका उतना जल्दी से जल्दी मैंने प्रैक्टिस सेट को और उसकी व्याख्या करते हुए जो है उसको ख़त्म किया है। एक बार वो देख लीजिएगा यदि आपको लगता है ऐसा तो। और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है उसका पार्ट 1 अभी हमने दिया है, अभी बिल्कुल जस्ट हमने अपलोड किया है। पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ पुनः शीघ्र ही। और अच्छा, मेरा ये एक लक्ष्य है कि देखिए पेपर बहुत नज़दीक है, तो हम आपको जो प्रैक्टिस, मतलब मैंने सोचा था, मेरा लक्ष्य ये था कि 15 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगी, तो जिसमें 14 हो गया और कल मैं जहाँ तक है 15वां भी दे दूंगी। और यदि देखिए आप लोगों को लगता है, फिर से मैं ये आग्रह करती हूँ, यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है, आपको कुछ दे रहे हैं हम और सब्सक्राइब करने लायक है मेरा चैनल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 तक हल किया था पिछले वीडियो में। 17वां कह रहा है कि तद शब्द स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन में रूप होगा। जो तद शब्द है इसका तृतीया बहुवचन का रूप क्या बनेगा। देखिए तद का रूप कैसे चलता है। सह तौ ते तम तौ तानि तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य। तो जो तद शब्द है ये, अच्छा, जो साह तोते हैं ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में सा तोते, मतलब स्त्रीलिंग में इसका रूप जो है दूसरे टाइप का चलता है। तो जो ता भी है ना, अगर भी देखिए कहीं, एक चीज़ और बता दे, अगर आप कहीं भी देखिए तो ज़्यादातर तृतीय विभक्ति बहुवचन पे आप ऑप्शन पर आया करिए। तृतीय विभक्ति का बहुवचन ही ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। भी हो, अगर भ्या हो, लास्ट में भ्या हो तो चतुर्थी या पंचमी का बहुवचन होता है ना, ठीक है। तो कुछ ट्रिक को भी देखते चलिए, ताकि अगर यदि मान लीजिए आपको शब्द रूप धातु रूप में कहीं ऐसा आप फंस जाते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इन सब जो है ट्रिक का इस्तेमाल करिए, ठीक। चलिए, तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तद सब स्त्रीलिंग तृतीय व्यक्ति बहुवचन में जो रूप बनेगा वो ताभी रूप बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि युष्माकम का वैकल्पिक रूप क्या बनेगा। युष्माकम का वैकल्पिक रूप क्या बनेगा। त्वा बनेगा, ते बनेगा, विकल्प रूप नहीं बनेगा, या वा बनेगा। देखिए वैकल्पिक रूप बनता है, ठीक है, कि अश्मद और युष्मद दोनों में वैकल्पिक रूप बनते हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं, द्वितीय विभक्ति में बनते हैं, और आपका चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी में, 3 जगह बनता है और तीनों वचनों में बनता है ना। इन द्वितीय में, चतुर्थी में और षष्ठी के तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में जो है वैकल्पिक रूप बनते हैं, यानी 2 रूप होते हैं उसके, ठीक है। तो इसमें समागम का वैकल्पिक रूप क्या बनेगा बताइए। समागम का वैकल्पिक रूप क्या बनेगा, वह बनेगा, है ना। क्या बनेगा, वह बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सप्त सप्तति की संख्या है। सप्त सप्तति की संख्या क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सप्त सप्तति की संख्या क्या है। अच्छा, स्माकम जैसे ये देखिए षष्ठी का बहुवचन है, ऐसे बनता है। अच्छा चलिए छोड़िए, इस पर विशेष चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है सप्त सप्तति सप्त सप्तति संख्या की संख्या क्या है। अच्छा, इसकी संख्या क्या है, तो सप्त और सप्तति, यानी सप्तति मतलब 70 और सप्त प्लस 7 कितना हो जाएगा, 77। तो सप्तति का मतलब क्या होता है, 77।
7। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, देखिए फिर से आगे, चाहिए अर्थ में प्रत्यय का प्रयोग होता है। चाहिए के अर्थ के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो हमने बताया था अनियर, पठनीय, अनियर अनियर प्रत्यय है ना। हमने क्या बताया था कि अनियर प्रत्यय जो है इसका हमेशा चाहिए के अर्थ में मतलब प्रयोग होता है। जैसे पठनीय, लिखनीय और पठनीय, लिखनीय, दर्शनीय, ये सब चाहिए के अर्थ में प्रयोग होते हैं। अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है। कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है, सर्तिसानच की सत संज्ञा होती है, ये सब बता चुके पिछले वीडियो में। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखिए, रामेण बाली हन्यते में कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बनाइए। तो कर्तृवाच्य का हमने जो नंबर बताया था 121 बताया था, है ना, 121। अब ये कर्मवाच्य में है, इसको कर्तृवाच्य करना। तो रामेण को प्रथम विभक्ति में करिए तो क्या होगा? रामा। रामेण प्रथम विभक्ति एक वचन में, प्रथम विभक्ति एक वचन में करिए, क्या होगा? रामा। अब कर्म को द्वितीय में करिए, बाली। तो बाली को द्वितीय में करेंगे तो क्या बनेगा? बाली को द्वितीय में करेंगे तो बालिम बनेगा, है ना। बालिम, बालिम, ये ऐसे बनेगा, बालिम। ठीक है। अब अगला है कि हन्यते है, तो हन्यते जो है बालिम हन्यते, तो हंति बनेगा, क्या बनती? हंति, हंति हता घ्नन्ति रूप चलता है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? हनंत, हंति हता घ्नन्ति। तो यहाँ पे हंति हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रामा बालिम हंति। देखिए रामा बालिम हंति किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि यदा कृष्ण आगच्छति तदा अहम गमिष्यामि। यदा मतलब जब कृष्ण आएंगे, आगच्छति आ जाएंगे, तदा अहम गमिष्यामि तब मैं जाऊंगा। इस वाक्य में अव्यय पद है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन है? यदा तदा है, तदा है, अहम है या यदा है? तो देखिए यदा अव्यय है, चलिए ठीक है अव्यय है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तदा भी अव्यय है और ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा यदा देख लिया ऑप्शन में तो जल्दी खट्ट से यदा मार देंगे, नहीं, पूरे सारे ऑप्शन को इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है। अब देखिए सी ऑप्शन में जो है एकदम बुद्धिमत्ती का काम किया गया। सी ऑप्शन में यदा तदा दोनों दिया गया है, तो दोनों ही अव्यय है ना, दो अव्यय हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पर ही टिक लगाएंगे आप। और यदा देख के खट से क्या, अरे हाँ यदा यव्य है, अव्यय मार दिया, नहीं। ऑप्शन को हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। कभी भी अगर पहले ही आपको उत्तर लग रहा सही है तो वहाँ रुक जाइए, पहले रुकिए, चारों ऑप्शन को देखिए कि कुछ और तो नहीं, फंसाने का काम तो कुछ नहीं दिया गया, मतलब कोई ऐसा उत्तर तो नहीं दिया गया है जिसमें कन्फ्यूज करे आपको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 22 है, यदा देख के यदा अव्यय देख के खट से लगा देते, नहीं। आपने यदा और तदा दोनों ही अव्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? रवि है, दिनकरा है, भास्करा है। तो देखिए रवि भी पर्यायवाची है, दिनकरा भी है और भास्करा भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भिन्न पद को चुनिए। इनमें से कोई ऐसा पद है जो भिन्न है, तीन एक जैसे हैं और एक भिन्न है। कटी, कपोला, करा। देखिए कटी मतलब क्या होता है? कमर होता है। कपोला मतलब गाल होता है। करा मतलब हाथ होता है। लेकिन उदम्बरा जो है ये अंग से संबंधित नहीं, ये भिन्न है, इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये अलग अर्थ दे रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग एवं नित्य बहुवचन में होते हैं? आपः, सिकताः, वर्षा। कौन से ऐसे शब्द है जो हमेशा नित्य और नित्य बहुवचन स्त्रीलिंग में ही होते हैं? तो आपा शब्द जो है ये भी नित्य और नित्य स्त्रीलिंग में होता है। सिकताः शब्द भी नित्य और नित्य स्त्रीलिंग बहुवचन में होता है। वर्षा शब्द जो है ये भी नित्य और नित्य स्त्रीलिंग बहुवचन में होते हैं, इसलिए उपर्युक्त सही ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। संस्कृत साहित्य में कथा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं प्रयुक्त होता है? कथा साहित्य के लिए कौन सा शब्द नहीं प्रयुक्त होता है? आख्यायिका, कथनिका, कथानिका, वृतांत या गद्य खंड। कथा साहित्य में कथा के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं होता है? आख्यायिका,
क्या आख्यायिका को कथा कहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आख्यायिका है और कथा ये कथानिका, वृतांत या गद्य खंड। बताइए किसका प्रयोग नहीं होता है? तो प्रश्न संख्या 26 जो है इसमें गद्य खंड का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, शिक्षण का प्रश्न है, सस्वर पठन का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं, उसको सस्वर पद्यों को पढ़ा रहे हैं, उसको सस्वर पढ़ा रहे गा करके, जैसे मंदम मंदम नदति पवन, इस तरीके से पढ़ा रहे, ठीक है। तो इसका जो है उद्देश्य क्या है? ऐसा पढ़ाने का, मार गा गा के गला फाड़ के पढ़ाने का, बहुत स्वर बनाने का उद्देश्य क्या है? पठन में क्षिप्रता लाना, यानी तेजी लाना पठन में, क्या ये उद्देश्य है? बोध ग्रहण करने की गति बढ़ाना, क्या ये उद्देश्य है? या केंद्रीय तत्व पर स्मरण करने की योग्यता विकास करना। देखिए स्मरण योग्यता विकास करना ऑप्शन सही लग रहा पढ़ने से। ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचय कराना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए केंद्रीय स्मरण का तथ्य योग्यता लाने तो सबसे पहले ही कर दीजिए, ये तो एकदम अलग पहले ही देखने में लग रहा है। पठन में क्षिप्रता लाना कोई मतलब नहीं है, आप क्षिप्रता ला के क्या करेंगे? बोध ग्रहण की गति बढ़ाना ये भी नहीं है, बल्कि जो सस्वर पठन का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि ध्वनि के जो आरोह अवरोह, कहाँ रुकना है, कहाँ आपको उतार है, कहाँ चढ़ाव है, इन सब चीज़ों से परिचित कराना ही जो है सस्वर पठन का मेन उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि संस्कृत की कौन सी परीक्षा अधिक उपयुक्त होगी? केवल वार्षिक, केवल मासिक, त्रैमासिक या सतत? एक चीज़ याद रख लीजिए कि यदि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमेशा वो ऑप्शन आपका गलत होगा जिसमें केवल शब्द लगा होगा। तो पहले केवल वाले ऑप्शन दोनों काट दीजिए, ठीक है। दोनों कट गए, अब क्या बचा? 2 ऑप्शन बचे। तो त्रैमासिक परीक्षा कोई मतलब नहीं है, त्रैमासिक परीक्षा 3-3 महीने परीक्षा होगा तो इतना ज़्यादा सतत परीक्षा, जैसे आपने पढ़ाया अभी संधि पढ़ाया, संधि पढ़ाया और उसी दौरान जो आप परीक्षा ले लेते, संधि पढ़ा और संधि के बाद तुरंत आपने 1-2 उदाहरण दिया और कही कि इसको जो है बताइए कि कौन सी संधि है और इसके पूरे नियम जो है, नियम से इसका विच्छेद इत्यादि करिए, पूरा वर्णन करिए। तो ये तुरंत सतत परीक्षा ले लिया आपने, तुरंत परीक्षा, तुरंत आपको कमी भी पता चल गई कि बच्चे अभी कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से आपको निराकरण उसका कर दिया। तो जो है सब कौन आवश्यक है, कौन उपयुक्त होगी? सतत परीक्षा। सतत परीक्षा यही होती है जो दौरान उसके लिया जाता है, और केवल शब्द तो वैसे भी काट देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है? मतलब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है? पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, तुलना विधि, अनुकरण विधि। कौन सा विधि है जो अनुवाद शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, व्याख्या विधि अनुवाद विधि के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका अनुवाद इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न देखिए, ऋजुता का विलोम क्या होता है? ऋजुता मतलब क्या होता है? ऋजु मतलब क्या होता है? सीधे सरल। और वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका अनुवाद क्या होगा? ऋजुता का वक्रता होगा। इस प्रकार से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पार्ट 2 भी समाप्त हुआ। और आखिर में फिर से हम आप लोगों से यही कहेंगे कि भाई आप लोग एकदम फ्रेश माइंड से अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, खान पान बहुत शुद्ध रखते हुए, मतलब परीक्षा का समय नज़दीक है तो जितना आप शुद्ध खाएंगे उतना शुद्ध, कहते हैं शुद्ध मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जितना आप स्वस्थ रहेंगे, जितना शुद्ध खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और जितना स्वस्थ रहेंगे उतना स्वस्थ आपका मस्तिष्क होगा, आपका दिमाग होगा, और दिमाग स्वस्थ होगा तभी आप मतलब तैयारी को अच्छा आयाम दे पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे पेपर में। यही ऐसा मेरा मानना है। और खैर आप सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सब इतने जागरूक हैं, इतने समझदार हैं, आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, इतना ऐसा मैं मानती हूँ। और फिर भी जो है वही होता नहीं है कि जो चीज़ें हमें हैं तो वो हम सोचते हैं कि आप तक शेयर कर दें। और लास्ट में एक चीज़ फिर से हम आप लोगों से कहेंगे कि यदि आपको कहीं से भी 1% भी लग रहा है और आपके अंगुलियों में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है तो अभी जो है चैनल पर आप जा कर के मेरे चैनल पर जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम शेयर करें। यदि आपके पास 1 मिनट का या आधा मिनट का समय है तो मेरे लिए निकालें। और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई मेरी ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी इच्छा के हिसाब से है। लगता है यदि आपको तो मेरा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। नमो नमः मित्रों। बाकी तो देखिए व्यय कृते